अब तक हमने ईपीएफ के रूल्स, टैक्स और रिटायरमेंट से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब समझे। लेकिन एक कंफ्यूजन आज भी सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कि सैलरी से जो पीएफ कटता है उसमें ईपीएफ और ईपीएस दोनों क्या होते हैं। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आखिर कहाँ जाता है, पेंशन कैसे बनती है और 15,000 रुपए की जो वेज सीलिंग का क्या मतलब है। तो चलिए आज इसी पूरे सिस्टम को समझते हैं टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन से। सर, मुझे सबसे पहले ये समझाइए कि सैलरी से जो पीएफ कटता है उसमें ईपीएफ और ईपीएस ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों का पर्पस क्या है और इन दोनों में सबसे बड़ा जो फर्क है वो क्या है। देखिए, ऐसा है कि जो प्रोविडेंट फंड की स्कीम है उसके हिसाब से हर एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी का अगर उसकी 15,000 से कम है तो 12% जो है वो पैसा कटता है जो प्रोविडेंट फंड में जाता है। और अगर 15,000 से ज़्यादा सैलरी हुई तो एम्प्लॉय के ऑप्शन पे 15,000 पे या जो रियल बेसिक सैलरी है उसका 12% है वो कटता है और वो पूरा का पूरा पैसा जो है वो प्रोविडेंट फंड में जाता है, ईपीएफ में जाता है। 12% जो एम्प्लॉय का कटता है उसके साथ में एम्प्लॉयर को भी 12% कम से कम देना पड़ता है। और एम्प्लॉयर का जो 12% जाता है उसमें से 15,000 का 8.33% जो है वो ईपीएस में जाता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाता है। और उसके ऊपर का जो कंट्रीब्यूशन जो भी 12% एम्प्लॉयर ने किया है, मतलब एक तो 15,000 के ऊपर वाला और एक जो 8.33 के ऊपर वाला जो बैलेंस जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में जाता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट जो पैसा जाता है वो आपके खाते में जमा होता है, उस पर आपको गवर्नमेंट जो रेट डिक्लेयर करती है उसके हिसाब से हर साल ब्याज मिलता है और वो पैसा बढ़ता जाता है। जो ईपीएस में जो पैसा जाता है आपका, वो आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड करता है, जिससे आपको 10 साल की कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्विस होने के बाद में आपको पेंशन के लिए एलिजिबल बनाता है। मतलब आप 50 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हैं अगर आपने जॉब छोड़ दिया है तो, और 58 साल के बाद में आपको मैंडेटरीली जो है वो पेंशन मिलती है। मतलब जो पैसा एक ही कटता है वो ईपीएफ के नाम से कटता है। एम्प्लॉय का पूरा पैसा ईपीएफ में जाता है, एम्प्लॉयर का पार्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन वो ईपीएस में जाता है और दोनों का अलग अलग पर्पज है। ईपीएफ का जो पैसा है वो लमसम आपको मिलता है, आप क्लेम कर सकते हैं और बीच में चाहे तो आप पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं। ईपीएस का जो पैसा है उसके एवज में आपको पेंशन मिलती है, डिपेंडिंग ऑन आपका जो रिटायर हो रहे हैं तब आपका बेसिक सैलरी 60 महीने का एवरेज कितना है और आपका कंट्रीब्यूटरी सर्विस कितने साल का है। 10 साल से ज़्यादा का कंट्रीब्यूटरी सर्विस होगा तो ही आपको पेंशन मिलेगी, नहीं तो आपको ये पेंशन इसके एवज में पैसा मिल जाएगा। और अगर 20 साल से ज़्यादा की सर्विस होती है तो जो कंट्रीब्यूटरी सर्विस है उसमें 2 साल और ऐड कर दिए जाते हैं। ओके, ओके। तो सर कंट्रीब्यूशन स्प्लिट कैसे होता है ये तो आपने समझा दिया। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट जो सवाल रहता है वो है पासबुक को देखने के लिए जो एक कंफ्यूजन काफ़ी लोगों के मन में रहता है। सर, तो जब कई लोग जो है स्पेशली जिनका पीएफ कटता है वो अपना पासबुक देखते हैं तो उन्हें पीएफ का बैलेंस जो है, उनका ईपीएफ का बैलेंस वो तो दिखता है, लेकिन ईपीएस का जो पैसा है वो अलग से नज़र नहीं आता है पासबुक में। तो पहले तो ये कि ऐसा क्यों है, इसके पीछे कोई मतलब कोई ख़ास रीज़न है? और ईपीएस का जो पैसा है वो कहाँ दिखता है? अगर किसी को उसका कैलकुलेशन समझना हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए नम्मी, ऐसा है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, ईपीएफओ के पोर्टल पर जो आपकी पासबुक आपके एएन के नंबर के हिसाब से जो आप अपनी पासबुक एक्सेस करते हैं उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और उस पर जो ब्याज है, इसके अलावा आपका जो ईपीएस का कंट्रीब्यूशन हुआ है वो भी दिखता है। मैंने एक्चुअली तो देखा नहीं, पर जहाँ तक मेरी जानकारी है
वो ईपीएस का आपका कंट्रीब्यूशन कितना इकट्ठा हुआ है वो दिखता है, परंतु वो आपके लिए ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। मतलब वो ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ है उसके बेसिस पे आपको पेंशन नहीं मिलने वाली। पेंशन आपका जो कंट्रीब्यूटरी सर्विस है और पेंशनेबल सैलरी और कितने साल आपने जो सर्विस किया है उसके बेसिस पे डिसाइड होने वाली है। ओके। सर, अक्सर 15,000 रुपए की जो वेज सीलिंग है उसका ज़िक्र होता है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये रूल आखिर क्या है? किन एम्प्लॉइज़ पर ये लागू होता है और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का इस पर क्या असर पड़ता है? देखिए ऐसा है कि 1 सितंबर 2014 तक जो ईपीएफ की जो लिमिट थी वो 6,500 रुपया थी। हाँ। मतलब जिसकी सैलरी 6,500 रुपये से कम थी उनके लिए मैंडेटरी था। वो 1 सितंबर 2014 के बाद में यह जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई, 15,000 कर दी गई। मतलब पहले जिनकी 6,500 से कम सैलरी बेसिक सैलरी थी उनका ईपीएफ कटता था। अभी इसके बाद में 15,000 की से कम की जिनकी है उनके लिए मैंडेटरी कटता है। 15,000 की से जो लिमिट है, सीलिंग है, वो डिटरमाइन करने के लिए कि आप पीपीएफ में कवर होंगे या नहीं होंगे। अगर आपकी 15,000 से कम सैलरी है तो आपको मैंडेटरीली ईपीएफ का पैसा कटेगा। अगर 15,000 से ज़्यादा सैलरी है और आपका पहले कहीं पे भी एईओ नंबर नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप ईपीएफ ऑप्ट नहीं करें। इसी तरह से जो ईपीएस की जो कैलकुलेशन है, ईपीएस का कंट्रीब्यूशन है, वो भी 15,000 की बेसिक सैलरी के हिसाब से, जिनकी सैलरी 15,000 या उससे ज़्यादा है और जिनकी कम सैलरी है 15,000 से, उनकी एक्चुअल बेसिक सैलरी के हिसाब से एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का 8.33% है वो आपका ईपीएस में पैसा ट्रांसफर होता है और बैलेंस ईपीएफ में जाएगा। तो सर, हमने 1 सितंबर 2014 से जो बदलाव हुए हैं ईपीएस के रूल्स में, उनके बारे में अभी हमने ज़िक्र किया। तो क्या इसके अलावा कोई और ऐसे नियम हैं, ऐसे रूल्स हैं जो कि एम्प्लॉइज़ को पता होने चाहिए, स्पेशली जिन्होंने 1 सितंबर 2014 के बाद जॉइन किया है? देखिए ऐसा है कि जिन्होंने पहले से ज्वाइन कर रखा था उनके लिए ये जो अमाउंट है वो 15,000 हो गई है। हाँ। जिन लोगों ने 1 सितंबर 2014 के बाद में ज्वाइन किया है और अगर उनकी सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है, मैं प्राइवेट सेक्टर वालों की बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए ईपीएस में कंट्रीब्यूशन करना ज़रूरी नहीं है। मतलब उनके एम्प्लॉयर, उस केस में उनके एम्प्लॉयर का भी 12% पूरा का पूरा ईपीएफ में जाएगा। मतलब यह जो चेंज है वो उन लोगों के लिए वो जिनकी बेसिक सैलरी 15,000 से ज़्यादा है। ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो आज हमने समझा कि ईपीएफ और ईपीएस में क्या फ़र्क है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कैसे डिवाइड होता है, ईपीएस का पैसा अलग क्यों दिखता है और 15,000 रुपये वेज सीलिंग के साथ 1 सितंबर 2014 वाला जो रूल है वो इतना अहम क्यों है। अगर आपके मन में भी ईपीएफ या पेंशन से जुड़ा कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही और भी वीडियोज़ के लिए देखते रहें जी बिज़नेस।